सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 में पुस्तक हमारे अतीत, उसका पाठ तीसरा, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। तो इससे पहले जो पाठ था दूसरा, जिसमें कावेरी डेल्टा जैसे जो बड़े बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे, उसमें भी कहीं भी दिल्ली का नाम नहीं था। इसका कारण था क्योंकि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना था, और ये जो हमने पहले वाले जो पाठ पढ़े थे वो 12वीं शताब्दी से पहले के पाठ थे, इसलिए उसमें दिल्ली का नाम नहीं आया था। अब आप इससे पहले मानचित्र देखिए, आपने पहले इसको देखा हुआ, एक बार फिर से इस पर आप नज़र डालिए। इसमें ये 13वीं-14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर दिखाए गए हैं। अब इसमें शहर कौन कौन से दिखाए गए हैं? सबसे पहले ऊपर था फिरोजाबाद, और उसके बाद में ये फिरोज शाह कोटला, और यहाँ पे ये यमुना नदी का परिवर्तित मार्ग दिखाई दे रहा है। फिर होजका, सीरी, जहाँपना, दहलीए, कुहना, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, कुतुब मीनार और होजे सुल्तानी, ये इसमें दिल्ली के पुराने शहर दिखाए गए हैं। और अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। एक तालिका है इसमें दिल्ली के सुल्तानों की, उस तालिका को भी हम देख लेते हैं। ये जो तालिका यानी जो सूची बनी है वो ये दिखा रही है कि किस प्रकार से दिल्ली में राजाओं ने शासन किया था। तो सबसे पहले है राजपूत वंश, यानी आज की जो आपको दिल्ली दिखाई दे रही है, जहाँ पे संसद भवन बना हुआ है, जहाँ पे इस प्रकार से दिल्ली की सरकार काम करती है, तो ये दिल्ली इस प्रकार की हमेशा से नहीं थी। पहले यहाँ पे राजाओं का राज्य था, और हम प्रारंभ से बात कर रहे हैं। तो राजपूत वंश जो थे उसमें तोमर वंश के अनंगपाल नाम के एक राजा थे। इन्होंने 1130 से लेकर 1145 तक के दिल्ली के राजा रहे थे। उसके बाद में राजपूत वंश में ही चौहान वंश के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 1175 से लेकर 1192 तक दिल्ली के राजा रहे। उसके बाद में तुर्की शासक प्रारंभ हो गया। तो प्रारंभिक तुर्की शासक था 1206 से 1290 तक। अब इसमें जिन जिन राजाओं ने दिल्ली पे शासन किया वो था पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने 1206 से 1210 तक किया। फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इन्होंने 1210 से 1236 तक किया। इसके बाद में रजिया, इन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक किया। इसके बाद में था गयासुद्दीन बलबन, और इन्होंने 1266 से 1287 तक शासन किया। अब इसमें आप एक चित्र देखिए, इल्तुतमिश का मकबरा इसमें दिखाई दे रहा है। ये जो इल्तुतमिश का मकबरा है, तो आप जानते हैं कि मकबरा क्या होता है? राधिका बताओ, मकबरा क्या होता है? मकबरा एक प्रकार की कब्र होती है, उसमें किसी न किसी व्यक्ति को नीचे दफन किया होता है और उसके ऊपर एक इमारत बना देते हैं। तो ये जो इल्तुतमिश का मकबरा है, इसका मतलब यहाँ पे इल्तुतमिश को दफनाया गया था और उसके ऊपर कब्र बना दी गई। एक और प्रसिद्ध मकबरा है भारत में, जिसको दूर दूर से लोग देखने आते हैं और जो विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है, वो कौन सा है? ताजमहल। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित नहीं है। ताजमहल आगरा में स्थित है। आगरा का ताजमहल है। तो ताजमहल भी एक कब्र है। एक राजा हुए थे शाहजहां, उनकी एक बेगम थी मुमताज़, उनकी याद में कहा जाता है कि उन्होंने ताजमहल बनवाया था। तो मुमताज़ को जहाँ दफनाया गया था वहीं पर उसका एक मकबरा बना दिया गया और उसको ताजमहल के नाम से जानते हैं। वो इतना सुंदर बना हुआ है कि इसको दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। उसके बाद में है खलजी वंश। तो जो खलजी वंश है 1290 से 1320 तक इनका शासनकाल था। इसमें जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी, कई जगह उसको खिलजी भी कहते हैं,
तो 1290 से 1296 तक तो जलालुद्दीन और 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन। इसके बाद में आता तुगलक वंश, तो ये 1320 से 1414 तक था। इसमें गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। अब ये इसमें बाईं ओर एक अलाई दरवाज़ा, ये भी एक आपको सुंदर इमारत का चित्र दिखाई दे रहा है। इसके बाद में है सैयद वंश, और सैयद वंश में खिज्र खान 1414 से 1421 तक। फिर लोधी वंश में बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक। और फिर आपको एक और इसमें मकबरा दिखाई दे रहा है, ये फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है। देखिए इसको भी, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, तो ये भी एक कब्र है। तो ये हमने तालिका में देखा कि किस प्रकार से दिल्ली पे किन किन राजाओं ने शासन किया था। और अब हम थोड़ा सा फिर पीछे जाते हैं, तो तालिका 1 पर हमने नज़र डाली। तो पहले तो तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी रही थी, और 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिसे चाहमान के नाम से जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, और इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे। यानी जैन व्यापारी दिल्ली में ज़्यादा रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ दहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। और 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उप महाद्वीप के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 को हम फिर से यदि देखेंगे तो उसमें 5 वंशों की पहचान करेंगे, जिससे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन मुसलमान सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए थे। मानचित्र 1 को देखकर दहली एक कुहना, सीरी और जहाँपना आप फिर से पहचान कर सकते हैं, और इसमें हम निशान भी इसमें लगा सकते हैं। ये सीरी है, और ये दहली एक कुहना है, और ये यहाँ पर तुगलकाबाद, आदिलाबाद, हौज सुल्तानी, कुतुब मीनार, इस प्रकार से ये यहाँ पर स्थान है। इसके बाद में तालिका की हमने बात कर ली थी। अब हम आगे इसमें बढ़ाते हैं, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है हमें। हालांकि अभिलेख और सिक्के और स्थापत्य होते हैं भवन निर्माण की कला के माध्यम से हमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, और इसमें तारीख और त्वारीख ये शब्द एक ही है। तारीख एक वचन का शब्द है और त्वारीख बहुवचन का शब्द है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। यानी दिल्ली का जो प्रशासन था उस समय शासन की भाषा कौन सी थी? फारसी। अब जैसे वर्तमान में यहाँ भारत में राज कार्य की शासन की भाषा कौन सी है? हिंदी और अंग्रेजी। तो उस समय दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल की भाषा प्रशासन की फारसी भाषा थी। अब इसमें आप नीचे इसमें चित्र देखिए, ये उस समय के चित्र हैं। तारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक और कवि। तो इसमें लेखक, प्रशासक, कवि, और इनमें इनके चित्र दिखाए गए हैं किस प्रकार से वो लिख रहे हैं। तो ये चित्र 1 है, ये पांडुलिपि तैयार करने के 4 इसमें चरण दिखाए गए हैं। तो ये सबसे पहला चित्र है, इसमें पहले चरण में पांडुलिपि तैयार की जाती है। पांडुलिपि कहते हैं जब हम किसी भी पुस्तक को सबसे पहले हाथ से लिखते हैं, वो जो हाथ से लिखी हुई पुस्तक है वो कहलाती है पांडुलिपि। तो इसका चित्र में पहला चरण दिखाया गया है पांडुलिपि में। तो यहाँ पर कागज़ को तैयार किया गया है, और चित्र नंबर 2 में इसमें लेखन किया गया है। उस कागज़ पे, तैयार किए हुए कागज़ पे लिखा जा रहा है। और जो तीसरा चरण है उसमें महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग किया गया है। यानी आजकल आप कोई जो महत्वपूर्ण विषय आ जाता है, जिसको कहीं आप अंडरलाइन करते हो, कहीं उसको आपके पास पीले रंग का एक वो मार्कर होता है, उससे आप पीला कर देते हो। तो यहाँ पर पुराने समय में उन पांडुलिपियों में महत्वपूर्ण चीज़ों को
सुनहरा करने के लिए सोने को पिघलाया जा रहा है। ये कारीगर यहाँ पे सोना पिघलाया हुआ दिखाई दे रहा है। और जो चौथा चित्र है इसमें जिल्द तैयार की जाती है, यानी जो आप कवर चढ़ाते हो आज के समय में, जो कॉपी किताब पर जो कवर चढ़ाया जाता है, तो ये अंतिम चरण है, इस पर जिल्द चढ़ाई जा रही है। तो ये उस समय की व्यवस्था है। नंबर 1 चित्र में, पहले चित्र में कागज़ को तैयार किया जा रहा है और दूसरे चित्र में उसको लिखा जा रहा है और तीसरे चित्र में कोई महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनको रेखांकित करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए सोने को पिघलाया जा रहा है। चौथे चित्र में जिल्द तैयार की जा रही है। तो ये तारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे और ये न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। अब इसके बाद में है न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फख-ए-मुदबिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता और सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए हुए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो आपसे पूछा जा सकता है न्याय चक्र क्या है, तो आप इस प्रकार से न्याय चक्र की परिभाषा भी इसमें दे सकते हैं कि न्याय चक्र क्या है। तो ये न्याय चक्र क्या हुआ कि राजा सैनिक के बिना काम नहीं करेगा और सैनिक वेतन के बिना काम नहीं करेंगे, और जो वेतन है वो किसानों से जो राजस्व इकट्ठा करेंगे उससे मिलेगा, और किसान राजस्व तब देंगे जब वो खुशहाल और प्रसन्न होंगे, और ये तब होगा जब राजा न्यायप्रिय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देगा। इसके बाद में है, ये कुछ और बातें ध्यान में रखने वाली है कि तवारीख के जो लेखक है वो नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे और गांव में शायद ही कभी वो जाते होंगे। और नंबर 2, अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारा इनाम इकराम पाने के आशा में लिखते थे, यानी जो लेखक थे वो ऐसी बातें लिखते थे जो सुल्तान को अच्छी लगती है, क्योंकि जब वो सुल्तान प्रसन्न होता तो उनको वो इनाम देता और उनको प्राइज़ देता, पुरस्कार देता, इसके लिए वो करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों में सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश में प्रसन्न नहीं थे और सन 1240 में उसको सिंहासन से हटा दिया गया था। अब रजिया के बारे में मिन्हाज-ए-सिराज के क्या विचार थे। मिन्हाज-ए-सिराज एक लेखक, उसने सोचा था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज और व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे क्या हासिल आखिर में हुआ है। और रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था और उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, उसका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो इसके बाद का जो टॉपिक आएगा, दिल्ली सल्तनत का विस्तार और गैरिसन शहरों से साम्राज्य तक। एक बार फिर से आप मानचित्र को ध्यान से देखो और इसमें देखिए राजकोट, नंदाना, लाहौर, मुल्तान, यानी ये उस समय का मानचित्र है जब, ये बहुत पुरानी बात है, उस समय पाकिस्तान और ये तो था ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 में बना था। तो उस समय सारा का सारा ये भारत का ही एक भाग था। तो उसी प्रकार का एक मानचित्र ये दिया हुआ है और इसमें ये मुल्तान, उच्च और अजमेर, ये सारा का सारा एक प्रकार का ये प्राकृतिक मानचित्र इसमें दिखाया हुआ है। तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। अब गैरिसन शहर क्या है इसमें भी हम पढ़ेंगे। तो गैरिसन शहर वो थे जिसमें
किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे, यानी सैनिकों का जो शहर बनाया हुआ था उसका नाम था गैरिसन शहर। जैसे आजकल छावनी होती है, छावनी का आपने देखा है, छावनी में सैनिकों के मकान बने होते हैं और सैनिक ही वहाँ पर रहते हैं, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती है। और ये उस समय की बात है, तो गैरिसन शहर के हिसाब से इसको किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे। और भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते थे। तो 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण नहीं के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। जो सल्तनत की भीतरी सीमाओं में भी अभियान चले, इसका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना और इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब के जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी, संग्राहकों और चरवाहों को उनके पर्यायवास से वहाँ से उनको हटा दिया गया था, खदेड़ दिया गया और यह ज़मीन अब किसानों को दे दी गई थी और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा, क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और नए नए इसमें बसाए गए थे। इसके बाद में जो दूसरा विस्तार हुआ वह हुआ था सल्तनत की बाहरी सीमा पर। अब सल्तनत का मतलब, बार बार यहाँ पे सल्तनत शब्द आ रहा है, तो सल्तनत का मतलब यहाँ पे राज्य से है। इसका बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए। सैनिक अभियान का मतलब सेना लेकर वहाँ दक्षिण भारत में कि अन्य स्थानों पर आक्रमण किया गया था उनको अपने अधीन करने के लिए। और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे, यानी सबसे ज़्यादा अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में। चरम का मतलब सबसे ज़्यादा। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। यानी कि जब वो वहाँ पे आक्रमण करते तो वहाँ से हाथी, घोड़े, गुलाम, उस समय गुलामों का व्यापार होता था, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को गुलाम बना के रखते, फिर वो जो कहता उसी प्रकार से उसको करना पड़ता, वैसे ही रहना पड़ता था। तो हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं, सोना चांदी वगैरह वो अपने कब्जे में यानी अपने साथ ले लेते थे। और दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कब तक प्रभावी रहा था, ये आप देखिए। ये फिर एक मानचित्र ये आपको दिखाई दे रहा है, मानचित्र जिसमें ये सैनिक अभियानों का ये मानचित्र है। मानचित्र 3, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत की ओर अभियान। तो इसमें दिनांक के साथ में इसको दिया गया है कि इसने 1299 में दिल्ली से इसने अभियान किया था, 1299 में गुजरात और 1303 में चित्तौड़, 1301 में रणथंभौर, फिर 1302 से 1303 यहाँ इसने वारंगल, और फिर ये कड़ा प्रदेश है यहाँ से 1296। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत में इसने बहुत सारे सैनिक अभियान किए थे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। चित्र इसमें 2 देखिए। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। देखने में ये चित्र बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है।
और इतिहास में इस शहर को दहली-ए-कुहना यानी पुराना शहर कहा गया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई। देखिए आप इसका अच्छी प्रकार से चित्र को देखिए इसको। यह है एक मस्जिद का चित्र है। अब मस्जिद क्या है? मस्जिद ये अरबी भाषा का शब्द है। आपके लिए जानकारी के लिए एक जीके की दृष्टि से भी एक अच्छा है कि मस्जिद अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा। अब सजदा कहते हैं घुटने और माथा टेक कर प्रार्थना करने को क्या कहेंगे? सजदा। तो अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान इकट्ठा होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम यानी नेता के रूप में चुना जाता है और इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा भी देता है। तो खुतबा हो गया धर्म के बारे में उपदेश देना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। तो और इसके बाद में ये एक और इमारत यहाँ पे दिखाई गई है। ये है बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली की उसकी नई राजधानी जहाँपनाह की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई। और अब देखिए आप इसकी पूरा आप इसका चित्र इसमें देख लीजिए। और इससे पहले का जो मानचित्र था वहाँ उसमें जहाँपनाह हमने देखा था। अब इसमें एक और इसमें चित्र आ गया है। ये मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनाई गई थी। और उसके बाद में ये जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में ये बनाई गई थी। अब ये जो चित्र है 2, 3, 4, 5 इसमें समानताएं और असमानताएं दिखाई दे रही है। स्थापत्य परंपरा का इसमें अलग अलग विकास दिखाई दे रहा है। और दिल्ली में शाहजहाँ की जो मस्जिद है उसमें हमें इसमें ज़्यादा विकास दिखाई देता है स्थापत्य का। इसके बाद का टॉपिक है खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से एक नज़र। यानी खलजी और तुगलक वंश के अंदर प्रशासन किस प्रकार का था ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदंगा कहा जाता था। अब ये भी आप याद रखना, गुलाम को फारसी में क्या कहते थे? बदंगा। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ये चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। और गुलामों की किस प्रकार से हैसियत थी उसके बारे में इसमें लिखा है। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। तो खलजी और तुगलक शासक बंदंगा का इस्तेमाल करते और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते थे। अब यहाँ शब्द है एक आश्रित। तो आश्रित का मतलब है जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता है उस पर निर्भर हो, उसे कहते हैं आश्रित। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस पे आश्रित होते हैं? अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं। तो आश्रित का मतलब हो गया किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहना, उस पर निर्भर होना। तो खलजी और तुगलक शासक बंदंगा का इस्तेमाल करते और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति जो वफादार रहते
मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच में टकराट शुरू हो जाती। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की थी। फिर सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन कि किन किन अधिकारियों की सहायता से वो काम करते थे। तो मोहम्मद तुगलक के जो अधिकारी थे वो थे सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अजीज़ कुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तबाक नामक बावर्ची, लड्ढा और पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया गया। और 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया था। इसके बाद में है, पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाका इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तकार या मुक्ता कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपने सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाके में राजस्व की वसूली करते थे और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। और मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था और मुक्ति लोगों द्वारा इकट्ठे किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्हें भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। और अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया, बल्कि स्वयं भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की, यानी जमीन को मापा और उनका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली के अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे और उस समय 3 तरह के कर थे, यानी 3 प्रकार के टैक्स उस समय राज्य लेता था। पहला था कृषि पर, जो कृषि पर कर था उसको खराज कहा जाता था और यह किसान की उपज का लगभग 50% होता था। यानी किसान ने यदि मान लीजिए 10 क्विंटल गेहूं का उसने उत्पादन किया है, पैदा हुई है, तो 5 क्विंटल टैक्स के रूप में चली जाती थी, आधा गेहूं टैक्स में। और दूसरा कर था मवेशियों पर, मवेशी यानी जानवर, गाय, बैल, घोड़ा, बकरी जो जानवर थे उन पर कर था। और तीसरा था घरों पर कर। तो 3 प्रकार के उसमें कर थे, कृषि, मवेशियों और घरों पर। आपको याद रखना, कृषि पर जो कर था उसको क्या कहते थे? खराज। अब यह याद रखना जरूरी कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद यह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिसमें पैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी और स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर यह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। जैसे ही उनकी सेनाएं वहाँ से हटती तो जो स्थानीय वहाँ के जो शासक थे वो फिर से स्वतंत्र हो जाते। अब सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए एक यात्री इब्न बतूता ने बतलाया। अब एक प्रश्न यहाँ बन गया कि इब्न बतूता कहाँ से आया था? अफ्रीकी देश मोरक्को से। कब आया था? 14वीं सदी में। अब इसने बताया कि चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है,
इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंथे होते कि उन पर आग का भी असर नहीं होता, वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते। सरदार इन जंगलों में रहते और जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते थे, किले की दीवार का काम करते। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते, अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता, अर्थात वहाँ इकट्ठा किया वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांस को काट डालती थी। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को इसका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। तो दोनों सेनाओं ने किस प्रकार से इन चुनौतियों का सामना किया, इसकी हम बात करते हैं। अब यहाँ पे एक सूची दी गई है जिसमें तुलना की गई है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली पर 2 बार हमले हुए और इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी स्थायी सेना खड़ी की। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई और मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर विश्वास था और उसने उज्बेकिस्तान पर आक्रमण करने की योजना बना ली और स्थायी सेना तैयार कर उसका एक आक्रामक कदम था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए शीरी नामक स्थान पर नया गैरिसन शहर बसाया और मोहम्मद तुगलक नया गैरिसन शहर बसाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली कूना को निवासियों से खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बना ली उसने और पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद में भेज दिया गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि में कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल निकाला गया। किसान को पैदावार का 50% हिस्सा कर के रूप में तय किया गया और मोहम्मद तुगलक ने सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान इस क्षेत्र में बहुत बड़े अकाल भी पड़े और अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को वेतन उसने देना चाहता था और सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना उसने तय कर दिया और सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते उन्हें सजा देते थे। और इसी के साथ में मोहम्मद तुगलक ने भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की उसकी कोई विशेष योजना नहीं थी। उसने मुद्रा की तरह टोकन चलाई जो सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के नए होकर सस्ती धातु के थे और 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे और अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से चुकाते। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के बड़ी आसानी से बनाए गए थे और अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम जो वो काफ़ी कमज़ोर साबित हुए थे। इन सारी की सारी असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के लिए अभियान की योजना बनाई। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहाँ मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा बन गए थे। इसके बाद में 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत, तो जो तालिका हमने पहले देखी थी, तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी, राज्य फले फूले रहे थे। इस काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासक भी उभरे और इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंध के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने उन्नति की और मुगल सम्राट हुमायूं
तक को चुनौती दी, परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया और शूर वंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इनके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 में जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया गया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही उसने अपनाया था। इसके बाद में एक इसका अंतिम इसके टॉपिक के रूप में है 3 श्रेणियाँ: ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्म युद्ध। तीन श्रेणियों का जो सबसे पहले विचार था वो 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। यानी समाज को उन्होंने 3 भागों में बांटा। जैसे प्राचीन भारत में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे 4 भागों में बांटा हुआ था। तो 3 श्रेणियों में फ्रांस में इसको सूत्रबद्ध किया गया था। इसमें प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी मजबूत करने में सहायता मिली। इसी विभाजन में योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में उनका उपयोग करता। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा है। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। और इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्मयुद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक, जर्मनी में उससे 1 सदी के बाद और इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। और 12वीं सदी तक तो वो जो कुलीन वर्ग था वो नाइट कहलाना ही चाहने लग गया था। तो इस प्रकार से अपना ये पाठ पूरा हुआ है और इसके बाद में अपने इसके प्रश्नोत्तर करेंगे।